नमस्कार। आज क्लियर कट में बात पूरी दुनिया के तपते बॉन्ड बाजार पर, लेकिन किस्सा 1994 का। जी हां, साल था 1994, जगह अमेरिका का कैलिफोर्निया। वहां एक अमीर इलाका था, नाम था ऑरेंज काउंटी। उस काउंटी के पास लोगों और सरकारी संस्थाओं के जमा करीब 7.6 अरब डॉलर थे, लेकिन उसके ट्रेजरार ने सोचा पैसा यूं ही क्यों पड़ा रहे, सस्ता उधार लो, बॉन्ड खरीदो, फिर उन्हीं बॉन्ड के सहारे और उधार लो और बड़ा दांव लगाओ। देखते देखते क्या हुआ कि 7.6 अरब डॉलर की जो जमा रकम थी, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो करीब 20.6 अरब डॉलर का हो गया। शर्त केवल एक थी, ब्याज दरें नीची रहेंगी। फिर 1994 में अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने लगीं, बॉन्ड के भाव गिरे। जिस हिसाब ने दरअसल कमाई बढ़ानी थी, उसी लेवरेज ने नुकसान बढ़ा दिया। आखिर पोर्टफोलियो में करीब 1.7 अरब डॉलर का नुकसान हो गया और दिसंबर 1994 में ऑरेंज काउंटी को बैंकरप्सी में जाना पड़ा। एक पूरा काउंटी जहां सड़कें थीं, घर थे, लोगों से टैक्स आता था, फिर भी बॉन्ड मार्केट ने हिसाब बिगाड़ दिया। इस कहानी को याद रखिए, क्योंकि 32 साल बाद 2026 में यानी वर्तमान में ऑरेंज काउंटी नहीं, पूरी दुनिया का बॉन्ड मार्केट फिर हिसाब मांग रहा है। अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, लगभग हर बड़े बाजार में लंबी अवधि के सरकारी बॉन्ड की यील्ड कई साल की ऊंचाई पर है। अमेरिका का 30 साल का सरकारी बॉन्ड यील्ड करीब 5.3%, 2007 के बाद सबसे ज़्यादा। अमेरिका का 10 साल का बॉन्ड 4.7%, जर्मनी का 10 साल का बॉन्ड करीब 3.3%, 2011 के बाद सबसे ऊपर। फ्रांस का 10 साल का बॉन्ड करीब 17 साल की ऊंचाई पर। और जापान, जिस देश में बरसों तक ब्याज दर लगभग शून्य था, वहां 10 साल का बॉन्ड करीब 3%, लगभग 30 साल की ऊंचाई। तो सवाल, अचानक पूरी दुनिया के बॉन्ड इन्वेस्टर को ज़्यादा ब्याज क्यों चाहिए? क्या इन्फ्लेशन वापस आ रही है? क्या सरकारों पर भरोसा कम हो रहा है? क्या दुनिया ने ज़रूरत से ज़्यादा कर्ज ले लिया? और अगर बॉन्ड यील्ड ऐसे ही ऊंची रही तो असर केवल सरकार पर होगा या आपके होम लोन से लेकर शेयर बाजार तक होगा, डॉलर से रुपए तक होगा, या एआई कंपनियों से पेंशन तक होगा? आज के क्लियर कट में समझेंगे बॉन्ड मार्केट की ये बगावत आखिर क्या कह रही है। मैं हूं शुभम शंकरधर और आप देख रहे हैं क्लियर कट। पहले बॉन्ड यील्ड आखिर क्या है ये समझ लीजिए। नाम थोड़ा भारी है, हिसाब बहुत आसान है। मान लीजिए सरकार को आपसे 100 रुपए उधार चाहिए। सरकार कहती है कि मुझे 10 साल के लिए 100 रुपए उधार दे दीजिए, हर साल 5 रुपए ब्याज दूंगी, 10 साल बाद 100 रुपए आपको वापस कर दूंगी। यही मोटे तौर पर बॉन्ड में होता है। अब आपके पास ऐसा बॉन्ड है जो साल में 5 रुपए देता है, लेकिन अगले महीने सरकार नया बॉन्ड निकालती है और नए इन्वेस्टर को 6 रुपए देने लगती है। अब क्या होगा? आपका 5 रुपए वाला पुराना बॉन्ड कौन 100 रुपए में खरीदेगा? कोई नहीं, उसे सस्ता करना पड़ेगा। मान लीजिए उसका मार्केट प्राइस गिरकर 90-92 रुपए हो जाए। अब 5 रुपए की सालाना कमाई कम कीमत के मुकाबले ज़्यादा आकर्षक दिखने लगेगी। यानी बॉन्ड प्राइस नीचे तो यील्ड ऊपर, और उल्टा बॉन्ड की खरीद बढ़ी। प्राइस ऊपर तो यील्ड नीचे। बॉन्ड मार्केट का पहला नियम दरअसल यही है कि प्राइस और यील्ड सीसॉ की तरह हैं, एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे जाएगा। क्यों जाएगा ये आपने समझ लिया, लेकिन सरकार तो ब्याज दर तय करती है ना। आपके दिमाग में तो ये बात होगी। यही दरअसल सबसे बड़ा भ्रम है। सेंट्रल बैंक जैसे अमेरिका में फेडरल रिजर्व, भारत में आरबीआई, जापान में बैंक ऑफ जापान, वे छोटी अवधि की पॉलिसी रेट तय करते हैं, लेकिन 10 साल, 20 साल, 30 साल, इतनी लंबी अवधि के जो बॉन्ड होते हैं, यहां मार्केट कहता है इतने लंबे समय के लिए पैसा चाहिए, तो मेरी कीमत ये है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि फेडरल रिजर्व या आरबीआई जैसे सेंट्रल बैंक
होटल में अगर एक दिन के लिए कमरा बुक करना है तो आज रात की रूम रेट कितनी होगी, इस पर असर डाल सकते हैं। लेकिन आप कहो कि मुझे ये कमरा अगले 30 साल के लिए चाहिए, तो मालिक पूछेगा 30 साल में इन्फ्लेशन कितनी होगी, खर्चा कितना बढ़ेगा, रिस्क क्या होगा, आप भुगतान कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और इतने साल में मेरा पैसा रोकने का फ़ायदा क्या होगा। लॉन्ग टर्म बॉन्ड इन्वेस्टर भी यही पूछता है, और इन सारे सवालों का जवाब आज उसे दरअसल पसंद नहीं आ रहा है। पहला कारण क्या है इसका? इन्फ्लेशन अभी मरी नहीं। अभी का सबसे तेज ट्रिगर है तेल। मिडिल ईस्ट का तनाव बढ़ा, होर्मुज की परेशानी है, ब्रेंट फिर 90 के ऊपर है। तेल महंगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा, प्रोडक्शन महंगा, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली महंगी, तेल पेट्रोल डीजल महंगे, खाना महंगा, और फिर इन्फ्लेशन का डर। बॉन्ड इन्वेस्टर इन्फ्लेशन से सबसे ज़्यादा डरता है। क्यों? मान लीजिए आज आपने सरकार को 30 साल के लिए पैसा दिया 5% ब्याज पर, अगले कई साल इन्फ्लेशन 4-5% ही रही, तो आपकी असली कमाई कितनी बची? बहुत कम। इसलिए इन्वेस्टर कहता है अगर इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ा है तो मुझे ज़्यादा यील्ड चाहिए, यानी ऑयल ऊपर तो इन्फ्लेशन का डर ऊपर, बॉन्ड बेचो प्राइस नीचे, यील्ड ऊपर। लेकिन ऑयल केवल इस कहानी को नहीं समझाता। ऑयल आज घट जाए तो भी समस्या खत्म हो जाएगी ये जरूरी नहीं है, क्योंकि दूसरी बीमारी उससे ज़्यादा पुरानी है। दुनिया ने कर्ज बहुत बढ़ा लिया है। फिच का अनुमान है 2026 के आखिर तक डेवलप्ड कंट्रीज का सरकारी डेट करीब 75.8 ट्रिलियन डॉलर हो सकता है। 2 दशक पहले ये 26 ट्रिलियन डॉलर था, यानी 20 साल में लगभग 3 गुना। ये डेट विकसित देशों की कुल इकोनॉमी के करीब 104% के बराबर हो सकता है। क्यों? 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, फिर यूरो का क्राइसिस, फिर कोविड, फिर रशिया यूक्रेन युद्ध, फिर एनर्जी क्राइसिस, और अब मिडिल ईस्ट। हर क्राइसिस में सरकार ने वॉलेट निकाला, कहीं बैंक बचाए, कभी लोगों को चेक दिया, कहीं एनर्जी मार्केट को, एनर्जी की कीमतों को सब्सिडाइज किया, कहीं डिफेंस में पैसा लगाया, कहीं हेल्थ केयर में पैसा लगाया, और हर बार कुछ खर्च टैक्स से और बाकी कर्ज से करना पड़ा। अब सरकारें एक नई मुश्किल में हैं। पहले पुराना कर्ज पहले से बड़ा है और नया खर्च भी रुक नहीं रहा है। डिफेंस चाहिए, बूढ़ी होती आबादी के लिए पेंशन चाहिए, हेल्थ केयर चाहिए, क्लाइमेट पर खर्च करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, यानी हो ये रहा है कि कर्ज की बाल्टी पहले से भरी है और नल अभी भी खुला हुआ है, और बॉन्ड मार्केट में भी डिमांड सप्लाई होता है। मान लीजिए बाजार में रोज 100 बॉन्ड आते हैं, बायर भी 100 हैं, सब ठीक है। अब सरकार कहने लगे मुझे और ज़्यादा पैसा चाहिए, 200 बॉन्ड बेचूंगी। फ्रांस बेच रहा है, अमेरिका बेच रहा है, जर्मनी भी बेच रहा है बॉन्ड, जापान बेच रहा है, ब्रिटेन बेच रहा है, और उसी बाजार में कंपनीज भी पैसा मांग रही हैं। अब खासकर एआई की दौड़, डेटा सेंटर, चिप्स की लड़ाई, पावर प्लांट, क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज को भी सैकड़ों अरब डॉलर की पूंजी चाहिए। यानी एक ही दरवाजे पर सरकार भी कटोरा लेकर खड़ी है, कॉरपोरेट भी, डिफेंस भी, एआई भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी। लेकिन इन्वेस्टर का पैसा तो सीमित है, तो इन्वेस्टर क्या करेगा? इन्वेस्टर कहेगा पैसा चाहिए, रेट बढ़ाओ। यानी बॉन्ड की सप्लाई ज़्यादा, डिमांड उतनी नहीं, तो प्राइस नीचे और यील्ड ऊपर जाएगा। और पहले जो सबसे बड़ा बायर था वह भी पीछे हट गया। 2008 के बाद एक असाधारण दुनिया बनी थी। सेंट्रल बैंक ने भारी मात्रा में बॉन्ड खरीदे, फेड, ईसीबी, बैंक ऑफ जापान। इसे कहा गया क्वांटिटेटिव ईजिंग। सरकार बॉन्ड निकालती है, सेंट्रल बैंकर बड़ा बायर बनता है, डिमांड बनी रहती है, यील्ड दबती रहती है। ये ऐसा था जैसे हाउसिंग मार्केट में एक बायर आ जाए और कहे बाजार में जो फ्लैट आएगा उसे मैं खरीद लूँगा। भाव नीचे कैसे जाएगा? लेकिन इन्फ्लेशन लौटने के बाद सेंट्रल बैंक ने खरीद घटा दी, कुछ जगह बैलेंस शीट छोटी की। जापान भी उस दुनिया से निकल रहा है जहां उसका सेंट्रल बैंक वर्षों तक बॉन्ड मार्केट में सबसे बड़ी ताकत था। यानी सरकारों की बॉन्ड दुकान वही है, लेकिन पुराना अमीर ग्राहक अब काउंटर से हट रहा है और मार्केट प्राइस असली डिमांड पर लौट रही है। जापान सबसे बड़ी कहानी क्यों है? जापान को ध्यान से देखिए। 3 दशक तक जापान का नाम लो और साथ में सुनाई देता था जीरो इंटरेस्ट रेट,
डिफ्लेशन, सस्ता पैसा। बैंक ऑफ जापान के पास बॉन्ड का पहाड़। जैपनीज पेंशन फंड और इंश्योरेंस कंपनी घर में यील्ड नहीं मिली तो अमेरिका गए, यूरोप गए, दूसरे देशों के बॉन्ड खरीदे। अब जापान का 10 साल का बॉन्ड करीब 3% के आसपास है। 1990 के बाद ऐसी यील्ड जापान ने कभी नहीं देखी। इसका मतलब केवल जापान का होम लोन महंगा होना नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैपनीज इन्वेस्टर पूछ सकता है, अगर मुझे अपने ही देश में गवर्नमेंट बॉन्ड पर अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो डॉलर का रिस्क लेके मैं अमेरिकी ट्रेजरी क्यों खरीदूं? अगर जापान पैसा अमेरिका से कुछ हिस्सा वापस घर ले आए तो अमेरिकी बॉन्ड को बायर बनाए रखने के लिए और ज़्यादा यील्ड देनी पड़ेगी। यानी टोक्यो में यील्ड बढ़ी तो उसकी गूंज वॉशिंगटन तक जा सकती है। यही ग्लोबल बॉन्ड मार्केट है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात, फेड रेट नहीं बढ़ाए तब भी 30 साल की यील्ड बढ़ सकती है। ये आज की कहानी का असली दिमाग है। मान लीजिए फेड कहे इकोनॉमी कमजोर हो रही है, अगले साल रेट्स घटा सकते हैं, तो सामान्य सोच क्या होगी? बॉन्ड यील्ड गिरनी चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म यील्ड फिर भी बढ़ सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि 10 या 30 साल की यील्ड केवल अगली फेड मीटिंग का अनुमान नहीं, उसमें एक और चीज जुड़ती है, वो है टर्म का प्रीमियम। भारी शब्द है, मतलब फिर आसान है। इन्वेस्टर कहता है 10 दिन पैसा रोक रहा हूं, एक बात, 30 साल रोक रहा हूं, कुछ एक्स्ट्रा पैसा दो। 30 साल में इन्फ्लेशन का पता नहीं, सरकार का डेट का पता नहीं, करेंसी का पता नहीं, पॉलिसीज का पता नहीं, तो इस अनिश्चितता का प्रीमियम, किराया चाहिए। यही टर्म प्रीमियम है, और अभी मार्केट में यह किराया बढ़ा हुआ है। यानी बॉन्ड मार्केट कह रहा है आज की पॉलिसी रेट से ज्यादा मुझे कल की अनिश्चितता से डर है। और यहीं आते हैं बॉन्ड के विजिलेंट्स। 1980 में इकोनॉमिस्ट एड यार्डेनी ने एक शब्द दिया, बॉन्ड विजिलेंट्स। ऐसे बॉन्ड इन्वेस्टर जो सरकार को कहते हैं आप बहुत खर्च करोगे, बहुत कर्ज लोगे, इन्फ्लेशन पर नियंत्रण नहीं रखोगे, ठीक है हम आपके बॉन्ड खरीदेंगे लेकिन ज़्यादा ब्याज पर। सरकार चाहे चुनाव जीतें, बजट पार्लियामेंट से पास हो, लेकिन बॉन्ड मार्केट का वोट हर दिन पड़ता है। 2022 में ब्रिटेन ने इसका ट्रेलर देखा। लिज ट्रस सरकार ने बड़े टैक्स कट का प्लान दिया, बिना साफ फंडिंग के। बॉन्ड इन्वेस्टर घबराए, ब्रिटिश बॉन्ड बिके, यील्ड तेजी से उछली। कुछ ही हफ्ते में पॉलिसी पलटनी पड़ी, फाइनेंस मिनिस्टर बदल गए और आखिर प्राइम मिनिस्टर भी चली गई। यानी सरकार बजट लिख सकती है, लेकिन उस बजट के कर्ज की कीमत मार्केट लिख सकता है। और आज फिर यही शब्द लौट रहा है, बॉन्ड विजिलेंट्स। अब क्या ये डेट क्राइसिस है? इसको ऐसे समझते हैं, अभी सीधे ये कहना गलत होगा। अमेरिका जापान नहीं है, जापान फ्रांस नहीं है, जर्मनी ब्रिटेन नहीं है। हर देश अपनी करेंसी, अपना डेट स्ट्रक्चर, अपने बायर, अपना सेंट्रल बैंक। अब जैसे अमेरिका को देखिए, अमेरिका के पास डॉलर की रिजर्व करेंसी ताकत है। जापान का बहुत सा डेट जो है घरेलू हाथों में है। जर्मनी की फिजिकल पोजीशन दूसरे देशों से मजबूत है। इसलिए यील्ड का बढ़ना अपने आप में बैंकरप्सी का संकेत नहीं, और यील्ड बढ़ना हमेशा खराब भी नहीं। अगर इकोनॉमी बहुत मजबूत है, ग्रोथ तेज है, तो यील्ड बढ़ सकती है, क्योंकि इन्वेस्टर को लगता है रेट्स लंबे समय तक ऊपर रह सकते हैं। समस्या तब है जब यील्ड ग्रोथ की वजह से नहीं, इन्फ्लेशन, डेट, सप्लाई और फिजिकल डर की वजह से बढ़े। अभी मार्केट में यह मिश्रण दिखाई दे रहा है। अब इसका असर क्या होगा? इसका पहला असर सरकार के बजट पर होगा। सरकार के पुराने सारे बॉन्ड अगले दिन नई यील्ड पर नहीं बदल जाते, लेकिन पुराना डेट मैच्योर होगा तो उसे रीफाइनेंस करना पड़ेगा, नया लोन लेना होगा, नई ऊंची रेट पर लेना होगा। मान लीजिए किसी सरकार का डेट 100 लाख करोड़ है, औसत ब्याज 3% है, इंटरेस्ट बिल 3 लाख करोड़। धीरे धीरे वही एवरेज कॉस्ट 5% हो गई। इंटरेस्ट बिल कितना हो जाएगा? 5 लाख करोड़। अतिरिक्त 2 लाख करोड़ कहां से आएंगे? 3 रास्तों से। पहला, या तो टैक्स बढ़ाओ, दूसरा खर्च घटाओ, या तीसरा कर्ज लो। और तीसरा रास्ता अपनाया तो अगले साल इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने डेट चुकाने के लिए डेट लिया। इसे ही डेट स्पाइरल का खतरा कहते हैं। पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए नया कर्ज। दूसरा असर किस पर आएगा? कंपनी पर। अगर सरकार 10 साल के लिए 5% दे रही है तो कंपनी को इन्वेस्टर 5% में पैसा क्यों देगा? वह कहेगा सरकार कम रिस्क, आप ज्यादा रिस्क, तो 7% दो, 8% दो, 9% दो। यानी गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड दरअसल पूरी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट की फ्लोर जैसी होती है। सरकारी यील्ड ऊपर, कॉर्पोरेट बॉन्ड की यील्ड ऊपर, लोन महंगा,
फैक्ट्री लगाने की लागत ज़्यादा, डेटा सेंटर की लागत ज़्यादा, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट महंगा हो जाएगा, एक्विजिशन महंगे हो जाएंगे और जो बिजनेस केवल सस्ते कर्ज पर चल रहा था उसकी कहानी बदल सकती है। तीसरा असर आएगा शेयर बाजार पर। यह ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए सबसे ज़रूरी है। एक कंपनी कहती है मैं अगले 20 साल में खूब प्रॉफिट कमाऊंगी। इन्वेस्टर आज उस भविष्य की कमाई की कीमत लगाता है, लेकिन भविष्य के 100 रुपये आज 100 रुपये के बराबर नहीं है। उन्हें डिस्काउंट करना पड़ता है और डिस्काउंट रेट में बॉन्ड यील्ड बहुत महत्वपूर्ण है। यील्ड कम, भविष्य की कमाई की आज की कीमत ज़्यादा। यील्ड ऊपर, उसी भविष्य की कमाई की आज की कीमत कम। इसलिए हाई ग्रोथ, टेक्नोलॉजी, एआई, लॉन्ग ड्यूरेशन स्टॉक्स ऊंची बॉन्ड यील्ड से ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। दूसरी तरफ अगर गवर्नमेंट बॉन्ड बिना इक्विटी के रिस्क के 5% दे रहा है तो इन्वेस्टर पूछेगा शेयर में रिस्क लेने के बदले मुझे एक्स्ट्रा रिटर्न कितना मिलेगा। इसलिए बॉन्ड यील्ड शेयर बाजार की अदृश्य प्रतियोगी है। एफडी वाला पड़ोसी केवल बैंक नहीं, शेयर बाजार का असली पड़ोसी बॉन्ड मार्केट भी है। चौथा असर घर पर और जेब पर। मॉर्गेज, होम लोन, कार लोन, कॉरपोरेट लोन, हर जगह लॉन्ग टर्म मार्केट रेट्स का असर किसी ना किसी रास्ते आता है। अमेरिका में मॉर्गेज रेट सीधे ट्रेजरी यील्ड से प्रभावित होते हैं। दूसरे देशों में बैंकों की फंडिंग कॉस्ट बदलती है, यानी गवर्नमेंट बोरोइंग कॉस्ट बढ़ी तो असर केवल फाइनेंस मिनिस्ट्री की फाइल में नहीं रहता, धीरे धीरे आपकी ईएमआई तक भी आता है। पांचवा असर इंडिया पर। अब सवाल, अमेरिका, जापान, जर्मनी की यील्ड बढ़ी तो हमें क्या? आज इंडिया का 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड भी करीब 6.8% के करीब है। ग्लोबल यील्ड बढ़ती है तो फॉरेन इन्वेस्टर तुलना करता है। अगर अमेरिकी ट्रेजरी पर 4.7% ब्याज मिल रहा है तो इंडिया आने के लिए वह कितना एक्स्ट्रा प्रीमियम मांगेगा। दूसरी तरफ ऑयल महंगा, भारत बड़ा इंपोर्टर है, डॉलर की डिमांड बढ़ती है, रुपए पर दबाव आता है और फिर आरबीआई को करेंसी, इन्फ्लेशन, ग्रोथ, बॉन्ड मार्केट चारों को साथ संभालना पड़ता है। आज भी बढ़ती ग्लोबल यील्ड और ऑयल के बीच इंडिया का 10 ईयर यील्ड ऊपर गया और रुपये पर दबाव को आरबीआई ने इंटरवेंशन से संभालने की कोशिश की। यानी वॉशिंगटन में बॉन्ड बिकता है, उसकी हवा मुंबई के डेट मार्केट तक पहुंचती है। और सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म सवाल, क्या हम वापस उस दुनिया में जा रहे हैं जहां पैसा लंबे समय तक महंगा रहेगा? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं। ऑयल गिर सकता है, वॉर खत्म हो सकती है, इन्फ्लेशन नीचे आ सकती है, इकॉनमी मंदी में गई तो इन्वेस्टर फिर सेफ गवर्नमेंट बॉन्ड की तरफ भाग सकता है। यील्ड गिर सकती है, लेकिन एक बात बदलती दिख रही है। 2008 के बाद मार्केट ने एक आदत बना ली थी, सेंट्रल बैंक आएगा, रेट घटाएगा, बॉन्ड खरीदेगा, लिक्विडिटी देगा और एसेट प्राइस संभल जाएंगी। अब सरकारों पर डेट ज़्यादा है, इन्फ्लेशन जल्दी लौट सकती है, सेंट्रल बैंक के हाथ उतने खुले नहीं हैं और बॉन्ड इन्वेस्टर लंबी अवधि का पैसा देने के लिए फिर कीमत मांग रहे हैं। यानी शायद फ्री मनी का युग खत्म नहीं तो कमज़ोर तो ज़रूर पड़ रहा है। तो आखिरी बात, बॉन्ड मार्केट बहुत शांत दिखता है, ना कोई ट्रेडिंग फ्लोर पर चिल्लाता हुआ रिटेल इन्वेस्टर, ना अपर सर्किट, ना मीम स्टॉक, लेकिन पूरी इकॉनमी का सबसे बड़ा प्राइस कई बार यहीं से तय होता है। पैसे की कीमत स्टॉक मार्केट बताता है, कंपनी की कीमत कमोडिटी मार्केट बताता है, ऑयल, गोल्ड, व्हीट की कीमत कितनी, बॉन्ड मार्केट पूछता है समय की कीमत कितनी। आज 100 रुपये लेकर 10 साल बाद लौटाओगे तो मुझे बीच में 10 साल कितना किराया दोगे? और अभी दुनिया भर का बॉन्ड मार्केट कह रहा है किराया बढ़ गया है क्योंकि इन्फ्लेशन का डर है, सरकारी डेट बढ़ा है, नए बॉन्ड की सप्लाई बढ़ रही है, सेंट्रल बैंक्स पीछे हटे हैं और भविष्य पहले से ज़्यादा अनिश्चित है। इसलिए अमेरिका से जापान तक यील्ड चढ़ रही है और अगर ये स्थिति लंबी चली तो इसका सबसे बड़ा असर बॉन्ड होल्डर के पोर्टफोलियो से ज़्यादा सरकारों के व्यवहार पर पड़ेगा, क्योंकि महंगा कर्ज सरकार को चुनाव करने पर मजबूर करता है। टैक्स कितना, खर्च कितना, डेफिसिट कितना और नया कर्ज कितना। इसलिए बॉन्ड विजिलेंस की कहानी केवल ट्रेडर्स की कहानी नहीं, ये लोकतंत्र की बजट शीट पर मार्केट की लाल कलम है। सरकार बजट में लिख सकती है इतना खर्च करेंगे, बॉन्ड मार्केट नीचे एक छोटी सी लाइन जोड़ देता है, ठीक है, लेकिन पैसा इस रेट पर मिलेगा। और शायद आज दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक कहानी यही है। सेंट्रल बैंक्स अभी भी इंटरेस्ट रेट तय करते हैं, लेकिन लंबे समय के पैसे की आखिरी बोली मार्केट लगाता है और फिलहाल मार्केट की बोली है महंगी।
आज के क्लियर कट में इतना ही। मैं हूं शुभम शंकरधर। फिर मिलेंगे किसी खबर के पीछे छिपे असली क्यों को समझने के लिए। आप बने रहिए अमर उजाला बोनस के साथ। नमस्कार।